ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो है अपना टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल है, कुछ आपको बेसिक से न्यूमेरिकल बता दिए, बाकी विस्तार से जो है मैंने आपको बताया था जो है बाद में कराऊंगा। लेकिन जो है अपन क्या करेंगे कि जिस पार्ट में जो है फॉर्मूला है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अपन अलग से पढ़ेंगे, उससे मैं आपका रिवीजन कर रहा हूँ। थ्योरी का पोर्शन है अपन इस पार्ट का कंप्लीट करते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है आपका सदम एकाणुक अभिक्रियाएं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका सदम एकाणुक अभिक्रियाएं। सदम एकाणुक अभिक्रियाएं। तो देखो सदम एकाणुक अभिक्रियाएं आपकी क्या होती है। सदम एकाणुक अभिक्रियाओं में आपको क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता क्या हो, अणुसंख्यता आपको बता रखा है, कोटि भी आपको बता रहा है। तो सदम एकाणुक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, यह भी अभिक्रिया का एक प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं में सदम एकाणुक अभिक्रियाएं। तो सदम एकाणुक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता है वो आपकी क्या हो, 2 या उससे अधिक हो, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या हो, 1 हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 या अधिक हो परंतु उनकी कोटि 1 हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता क्या हो, 2 या उससे अधिक हो, परंतु अभिक्रिया की कोटि क्या हो, 1 हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। अणुसंख्यता आपको बता रखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। तो वो प्रकार की अभिक्रियाएं जो अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि है वो आपकी क्या हो, 1 हो, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे C6 C12 H22 और जो है आपका O क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये सूत्र होता है आपका शर्करा। शर्करा में भी ये कौन सा होता है, सुक्रोज प्लस का H2O। ठीक है, तो C12 H22 और O11 ये आपका सूत्र दे रखा है। इसकी अभिक्रिया अपन कराते हैं जल के साथ में, तो अपने को जो उत्पाद प्राप्त होते हैं C6H12O6 C6H12O6, एक अपना ग्लूकोज हो जाएगा, दूसरा अपना फ्रक्टोज हो जाएगा। तो देखो जब शर्करा की अभिक्रिया जल के साथ में कराते हैं तो अपन है इसको इक्सु शर्करा भी बोलते हैं। ये जो शर्करा है इक्सु शर्करा, इक्सु किसको कहा जाता है, इक्सु कहा जाता है आपका गने को। तो ये इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन है, वो अभिक्रिया आपकी होगी। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है एग्जाम में कि जो है सदम एकाणुक अभिक्रिया का जो है आप उदाहरण दीजिए, तो इक्सु शर्करा होती है, उस इक्सु शर्करा का जो प्रतिलोमन होता है वो आपका कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, सदम एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण होता है इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन। इक्सु शर्करा कहा जाता है जो आपकी सुक्रोज या गन्ने की शर्करा होती है, जिससे अपन गन्ना है, गन्ने का जो पौधा होता है उससे जो शर्करा प्राप्त होती है वो आपकी, या शुगर जो प्राप्त होती है वो इक्सु शर्करा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं, जल के साथ में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक अपना देखो दोनों के फॉर्मूले आपके समान है, ये ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। लेकिन अपन क्या देखते हैं यहाँ पर जो है इनमें विन्यास आपका रहता है। अब वो फर्क किस प्रकार का रहता है वो आपको जो है जैव अणु नामक का चैप्टर है वहां पर आपको अच्छे से जो है आपका करवाया जाएगा। और जो है कुछ एक पोर्शन है इसमें आपको जैव अणु में जो है आपके करवा भी रखे हैं कि जैव अणु में इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किस प्रकार की इकाई का जो है फर्क रहता है, यानी कि कौन सी शर्करा है, जैसे राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है, या फिर इसमें विन्यास का भी आपका फर्क रहता है। इससे जुड़ी हुई जो आपकी
आपके यौगिक होते हैं H और OH, तो उसके आधार पर भी अपन फर्क करते हैं। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन के आधार कीटोस के आधार पर भी अपन इसमें फर्क करते हैं। अब देखो इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं इस चैप्टर के अनुसार अपन देखते हैं अणुसंकेता, इस परिभाषा पे आते हैं वापस। अणुसंकेता की अगर मैं बात करूं इस अभिक्रिया के लिए, तो इस अभिक्रिया के लिए अणुसंकेता किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। तो अणुसंकेता अभिकारक अणुओं के कुल कितने अणु हैं अभिकारकों के, 1 और 1, ये कितना हो गया, अभिकारक टोटल कितने हैं, तो 1 और 1 कितना अभिकारक हो गया, 2 अभिकारक हो गए। अगर मैं बात करूं इसकी कोटि की, तो इसकी कोटि होगी 1, कोटि कितनी होगी 1, तो कोटि 1 है, इसका मैं अभिक्रिया वेग समीकरण लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से होगा KC12H/O11। अब देखो यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है कि यहाँ पर H2O क्यों नहीं आया, अभिक्रिया अगर H2O आ जाता कोटि 2 हो जाती, इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 क्यों हुई, तो आपको बताया था जब कोटि है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में जो मापने योग्य परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी सांद्रता में मापने योग्य परिवर्तन होता है, लेकिन H2O की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, क्यों, जल की मात्रा क्या है, काफी अधिक होती है, इसकी वजह से जो है इसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाता है, यानी कि जल की मात्रा है वो काफी अधिक होती है, इसकी वजह से जल की सांद्रता होती है उसमें कोई विशेष परिवर्तन यानी कि नापने योग्य कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अभिक्रिया का वेग सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा, तो इसीलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी सदम एकाणुक अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अणु संकेता क्या हो, 2 या 2 से क्या हो, अधिक हो, लेकिन कोटि कितनी हो, 1 हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। और एग्जांपल लेते हैं अपन एक, दूसरा एग्जांपल है जैसे मान लो आपका एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का क्या है, जल अपघटन है, वो किस प्रकार से होता है, पहले एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO2H5, ये आपको बताया था। CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, इसमें से H+ का त्याग करता है, तो उससे आपका ये RCOOR एस्टर को एसीटेट कहा जाता है, यानी कि अपन उसका आईपीसी नामकरण करते हैं, ये पूरा और विस्तार से बताया जाएगा, 11th में भी आपका आ रखा है, यानी कि ये एस्टर के रूप में इसको जब नामकरण करते हैं तो एसीटेट के रूप में लिखते हैं। तो देखो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए तो क्या लिखा जाता है, फॉर्म लिखा जाता है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एसिड लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 कार्बन है तो एसिड होगा, और जो एस्टर है तो जो है आपका एस्टर में अनुलग्न क्या लगाते हैं, 8, इसका मतलब ये तो आपका 8 होगा। अब आगे देखने की प्रतिस्थापी कौन जुड़ा हुआ है, आपका जो है C2H5 को क्या कहा जाता है, एथिल, तो एथिल और 2 कार्बन है, एसिड प्लस 8, तो ये तो हो गया एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये एथिल होगा, और इस पूरे को 2 कार्बन है तो अपन क्या बोल देंगे, एसीटेट, तो ये हो गया आपका एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अपन कराते हैं किसके साथ में, जल के साथ में, अम्लीय माध्यम में इसका जो है अम्लीय माध्यम का H+ के साथ में इसका जल अपघटन कराते हैं, यानी कि एथिल एसीटेट की अभिक्रिया किसके साथ में कराई, जल के साथ में कराई। तो अपने को क्या प्राप्त होगा, देखो यहां से H2O है किस रूप में टूटेगा, H+ और OH-, एक H+ इस CH3COO के साथ में आएगा तो क्या बना लेगा, CH3COOH प्लस का C2H5 के साथ में इधर से जो OH बचा हुआ है वो इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, C2H5OH। तो ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, और ये आपका क्या हो गया, एथेनॉल। तो एसिटिक अम्ल प्लस क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। अब इसकी अणु संकेता की मैं अगर बात करता हूं तो इस अभिक्रिया की जो अणु संकेता है वो कितनी हुई, 2 हुई, लेकिन अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। क्यों, यहाँ पर जो दूसरा अभिकारक है वो आपका क्या है, जल है, जल की मात्रा इस अभिक्रिया में अधिक ली जाती है, उसकी वजह से उसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। क्यों, इसकी मात्रा कम लेंगे तो ये कम में अपनी सांद्रता को परिवर्तित कर देगा, लेकिन इसकी मात्रा अधिक लेते हैं तो इसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, तो इसीलिए अभिक्रिया का वेग सिर्फ इस पर निर्भर करेगा। तो अपनी जो कोटि है या अभिक्रिया वेग बराबर आपको क्या लिखा जाएगा, समीकरण K CH3COO C2H5,
और इस प्रकार इसकी सांद्रता कुछ नहीं करेगी, इसका मतलब 1, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्या क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो परंतु उनकी कोटि 1 हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, सदम एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। पहले उदाहरण था आपका इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन, और जो है दूसरा उदाहरण है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है सदम एकाणुक अभिक्रिया का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है सक्रियण ऊर्जा Ea। तो देखो सक्रियण ऊर्जा किसे कहा जाता है, बीच में जो है कुछ एक आपका टॉपिक है आर्यनीय समीकरण और संगत सिद्धांत। तो आर्यनीय समीकरण डेरिवेशन टाइप का है, और जो है आपका जो संगत सिद्धांत है वो थ्योरेटिकल है, आपका जो अभिक्रिया के वेग प्रताप केंद्रता उसके ग्राफिकल। तो जो है आपका कुछ सिलेबस है उसको अपन है थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ताकि मतलब है कोरोना काल के कारण क्या होगा, जब भी आपके कुछ सिलेबस होगा तो उसमें आपका सिलेबस से कुछ कम किया जाएगा। तो अपन मेन टॉपिक है वो कर रहे हैं। अगर टॉपिक मान लो ये टॉपिक अगर आपका रहता भी है उस सिलेबस में तो उसको दोबारा से रिवाइज जरूर करेगा, इसकी बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि ये टॉपिक छुड़ा दिया गया है या बीच में पढ़ाया नहीं, पढ़ाया जरूर जाएगा। जो भी आपके टॉपिक बीच में छूटते हैं उनकी आप जो है वहां पर टिक कर लेना, ये टॉपिक है आपका जो छूटा हुआ है, तो उस टॉपिक को भी आपको रिवाइज जरूर किया जाएगा। अभी अपन जो मेन आपके काम है जो आपको समझ में आ सकता है अच्छे से, उन्हीं टॉपिक को अपन कर रहे हैं, और जो है बाकी करवाए सारे जाएंगे, उनमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, तो अपन देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन जानते हैं अभिकारक होता है, और अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। ये मान लो आपका क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक से अपन जानते हैं क्या बनता है, उत्पाद। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये तो आपका क्या हो गया, अभिकारक, और ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे अपन ने ये अभिकारक लिया A, तो क्या होगा, इस अभिकारक के अंदर भी क्या होंगे, छोटे छोटे इस प्रकार से जो है पार्टिकल या कण या अणु होंगे। ठीक है, जो भी अभिकारक है उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु, परमाणु से मिलकर क्या होते हैं, अणु। तो ये क्या होता है, अभिकारक में जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के जो अणु है, क्यों अपन जानते हैं अभिकारक से क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये अभिकारक के अणु होते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए क्या होगा, ये जो अभिकारक के अणु हैं इनको आपस में क्या करना पड़ता है, टकराना पड़ता है। या ऐसे बोल सकते हो कि अभिकारक है वो उत्पाद में बदलेगा, उससे पहले क्या होगा, अभिकारक के अंदर जो अणु है वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। यानी कि टकराने के फलस्वरूप आपके क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो ये लाइन क्या लाइन बनेगी कि अभिकारक अणुओं की जो है टकराने के फलस्वरूप, अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप, टकराने के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्पाद बनता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप है आपका क्या बनता है, उत्पाद है, बनता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अपन जानते हैं अभिकारक के अंदर तो बहुत सारे अणु होते हैं, तो क्या सारे अणु ही टकराते हैं या सारे अणु ही उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि अभिकारक अणुओं में कुछ अणु ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, टकराते हैं, और कुछ अणु होते हैं वो आपके आपस में टकराते नहीं हैं। तो अभिकारक के जो अणु टकरा करके, जो अणु टकराते हैं और टकराने के पश्चात क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो जो आपकी टक्कर होती है वो क्या कहलाती है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। ध्यान रखना, ये सब थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि अपन जानते हैं अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, और अभिकारक से उत्पाद कब बनेगा, जब अभिकारक के जो अणु हैं वो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराने के कारण क्या बनाते हैं, वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन अभिकारक के सारे अणु आपस में टकराते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है। अभिकारक के कुछ अणु जो आपस में टकरा करके उत्पाद बनाते हैं वो टक्कर कैसी होगी, प्रभावी टक्कर, और बाकी जो अणु वो आपके टकरा करके जो उत्पाद नहीं बनाते हैं, जो अणु टकरा कर उत्पाद नहीं बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी टक्कर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी टक्कर कहा जाता है। देखो अभिकारक अणुओं के टकराने के फलस्वरूप क्या बनते हैं,
उत्पाद बनते हैं। सारे अणु ही आपस में नहीं टकराते हैं। जो अणु टकरा करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। जो अणु टकरा करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। अभिकारक की बात हो रही है, अभिकारक के अणुओं की बात हो रही है। जो अभिकारक के अणु आपस में टकरा करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रभावी टक्कर कहा जाता है। बाकी टक्कर और भी होती है, लेकिन जो अणु आपस में टकरा करके उत्पाद नहीं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, अप्रभावी टक्कर कहा जाता है। क्यों कंफ्यूज कर सकता है, एक बार उसको दोबारा से देखते हैं कि अभिकारक के अणुओं के टकराने से, अपन जानते हैं अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में अपन ने ये चीज समझी है कि अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। लेकिन ये जो है उसके बीच की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो अपने को पूरा विस्तार से उसके अंदर तक, अभिक्रिया के अंदर तक अपने को जाना है। तो उसके लिए अपन क्या जानते हैं कि अभिकारक के जो अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने से अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। लेकिन सारे अणु आपस में नहीं टकराते हैं। जो अणु आपस में टकरा करके उत्पाद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो टक्कर क्या कहलाती है आपकी, यानी कि जिन अणुओं के टकराने से उत्पाद बनते हैं वो टक्कर क्या कहलाती है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। और जिन अणुओं के टकराने से उत्पाद नहीं बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, अप्रभावी टक्कर कहा जाता है। अब अपन जानते हैं जो है प्रभावी टक्कर होती है वो कुल टक्करों की संख्या में क्या होती है, काफी कम होती है। यानी कि जो प्रभावी टक्कर होती है वो कुल टक्करों की संख्या, यानी कि पूरे अभिकारक में जितने भी अणुओं में टक्करें हो रही है उन टक्करों की तुलना में प्रभावी टक्कर है उनकी संख्या क्या होती है, कम। और फिर ये भी जानते हैं कि जो है उत्पाद कौन बनाएगा, तो उत्पाद सिर्फ कौन बना सकता है, प्रभावी टक्कर है वही बना सकता है। ये तो होगी अपनी ये चीज। फिर अपन क्या देखते हैं कि जो भी अणु है उनको क्या करना है कि अपन जानते हैं अभिकारक के अणु उत्पाद में कब बदलेंगे, जब अभिकारक के अणु हैं प्रभावी टक्करें बनाएंगे। यानी कि अभिकारक के अणु हैं उत्पाद में कैसे बदलेंगे, जब अभिकारक के अणु है कौन सी टक्कर करेंगे, प्रभावी टक्कर करेंगे, तभी वो अभिकारक से क्या बना पाएंगे, उत्पाद है बना पाते हैं। तो फिर अपन जानते हैं प्रभावी टक्कर करने के लिए क्या होता है, तो अभिकारक के अणुओं को प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या करना होता है, उनको एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है वो आपकी पार करनी पड़ती है। उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, दहली ऊर्जा कहा जाता है। तो अपन क्या जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को जो है प्रभावी टक्कर होने के लिए, क्यों अपन जानते हैं अपने को तो उत्पाद चाहिए, बाकी से अपने को करना क्या है, और उत्पाद के लिए कौन सी टक्कर होनी जरूरी है, प्रभावी टक्कर होनी जरूरी है। क्यों प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनेगा नहीं, इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद चाहिए, उत्पाद के लिए प्रभावी टक्कर होनी जरूरी है। तो अपन जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावी टक्कर होने के लिए टकराने से पूर्व, यानी कि जैसे टकराएगा, टकरा करके उत्पाद नहीं बनाएगा वो तो यह प्रभावी टक्कर हो जाएगी, लेकिन टकरा करके जो उत्पाद बना लेगा वो क्या होगा, प्रभावी टक्कर। तो इसका मतलब पहले अपन क्या करते हैं, प्रभावी और अप्रभावी टक्कर बनती नहीं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, कुछ अणुओं को क्या होती है, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है वो आपकी दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, दहली ऊर्जा कहा जाता है। एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा है, उनकी जो है उपस्थिति है वो आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, दहली ऊर्जा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं लिखता हूं दहली ऊर्जा की, कि दहली ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं में प्रभावी टक्कर होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को, इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, दहली ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु हैं, उनको प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या होती है, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि अगर प्रभावी टक्कर होनी है तो उसके लिए उन अभिकारक के अणुओं को क्या करना होगा, इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का क्या करना होगा, पार करना होगा। यानी कि जब तक उस अभिकारक के अणुओं में ये देहली ऊर्जा नहीं बनेगी तब तक वो अभिकारक का अणु क्या नहीं कर पाएगा, प्रभावी टक्कर है नहीं कर पाता है। और प्रभावी टक्कर नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं बनाएगा, उत्पाद नहीं बनाएगा। क्यों, अपन जानते हैं कौन सी टक्कर से उत्पाद बनते हैं, प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु हैं, उनको प्रभावी टक्कर है वो करनी है, तो प्रभावी टक्कर जो है होने के लिए जो है एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की है आवश्यकता होती है। उस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, देहली ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि आपकी जो भी आपकी जो है अभिकारक के अणु होंगे उनको प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या करना होगा, इस न्यूनतम देहली ऊर्जा को क्या करना होगा, पार करना होगा। तो क्या हुआ, यहां से निष्कर्ष निकला कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के या तो बराबर होनी चाहिए या बराबर से क्या होनी चाहिए, अधिक या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अभिकारक का अणु है प्रभावी टक्कर करे, उसके लिए उस अभिकारक के अणु की जो ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा से या तो बराबर, देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से क्या हो, अधिक हो, तब जाकर के वो अभिकारक अणु है कौन सी टक्कर कर पाएगा, प्रभावी टक्कर कर पाएगा। और प्रभावी टक्कर के कारण है वो क्या बना लेगा, अभिकारक से उत्पाद बना लेता है। तो अपन जानते हैं ज्यादातर अणु क्या होते हैं, इस निश्चित न्यूनतम देहली ऊर्जा को पार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रभावी टक्करें हैं आपकी कम है जो है बनती है। लेकिन अपन जानते हैं अपने को तो सारे अभिकारक के, लगभग अभिकारक के अणु अपने को काम लेने कि अपन तो यही चाहते हैं कि सारे के सारे अभिकारक के अणु हैं वो क्या करें, प्रभावी टक्कर को क्या करें, जो है प्रभावी टक्करें करें। और प्रभावी टक्करें करने के लिए क्या चाहिए, देहली ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये तो देहली ऊर्जा की परिभाषा होगी। प्रभावी टक्कर होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसको देहली ऊर्जा कहा जाता है। और इस देहली ऊर्जा के बराबर अगर अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा होगी या इससे अधिक होगी तो वो अभिकारक के अणु क्या करेंगे, प्रभावी टक्कर करेंगे और उत्पाद बन जाएगा। लेकिन सारे अभिकारक के अणु ऐसे नहीं कर पाते हैं और अपने को सारे अभिकारक के अणुओं को, लगभग सारों को ही अपने को प्रभावी टक्करें करानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने को बाहर से क्या करना होगा, एक ऐसी औसत ऊर्जा देनी पड़ेगी जो क्या हो, इससे देहली ऊर्जा को, जो बाकी बचे हुए जो अभिकारक के अणु है, इस देहली ऊर्जा को पार कर ले। क्यों, अपन जानते हैं बाकी बचे हुए जो आपके अणु हैं उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होगी, तभी वो आपकी प्रभावी टक्करें नहीं कर पाएंगे। क्यों, जिन अभिकारक अणुओं की देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगी या इससे अधिक होगी वो तो प्रभावी टक्कर कर पाएंगे, लेकिन सारे ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ अभिकारक ऐसे अणु जो होते हैं वो आपकी इस देहली ऊर्जा को है पार नहीं कर पाते हैं, तो वो अप्रभावी टक्करें करेंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, बाहर से एक ऐसी औसत ऊर्जा देते हैं जिसकी वजह से ये जो अप्रभावी टक्कर वाले जो आपके अभिकारक के अणु हैं वो क्या करते हैं, इस देहली ऊर्जा को क्या करते हैं, पार कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या करते हैं, प्रभावी टक्कर करते हैं। उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो वो अपन उसकी अब परिभाषा लिखते हैं, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक, औसत ऊर्जा से अधिक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर प्रभावी टक्कर होने के लिए, प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना आवश्यक है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो
तो सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला आपका बनेगा सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस का औसत ऊर्जा। देहली ऊर्जा माइनस का क्या होगा, औसत ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को अपन लिखते हैं ईए, ई का मतलब एनर्जी, ए का मतलब सक्रियण को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये हो गया ईए हो गया। और देहली ऊर्जा को कहा जाता है ईटी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। और ये आपका जो हो जाएगा ई आर, जो है आपकी औसत ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, ईटी माइनस का ई आर, जहां पर आपकी क्या है ई आर है वो सारे अभिकारक है, उनकी औसत ऊर्जा है, ईटी आपकी क्या है देहली ऊर्जा, और ई ए आपकी क्या है जो सक्रियण ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है कि सक्रियण ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा से आपकी, यानी कि जो अणु हैं प्रभावी टकराव नहीं कर पाते हैं उन अणुओं को अपन क्या देते हैं, सक्रियण ऊर्जा देते हैं। और सक्रियण ऊर्जा क्या करती है, उन अणुओं को क्या करती है, देहली ऊर्जा से पार करा देती है या देहली ऊर्जा के बराबर ले आती है। कौन से अणुओं को, जो अप्रभावी टक्कर कर रहे थे, अब वो भी प्रभावी टक्कर करने लगते हैं। क्यों, अपने उनको बाहर से क्या दे दी, सक्रियण ऊर्जा दे दी। सक्रियण ऊर्जा देने से क्या हुआ, वो अणु भी क्या हो गए, प्रभावी टक्कर है वो कर पाते हैं। तो ये आपका हो गया सक्रियण ऊर्जा का टॉपिक है कंप्लीट। अब देखो इस चैप्टर में जो है मेन टॉपिक है अपन ने कर लिए, कुछ टॉपिक जो बचते हैं या कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं उनको जो है अपन जब इन चैप्टर का रिवाइज कराया जाएगा उस समय आपको बाकी विस्तार से कराएंगे। तो अभी तक देखो आपके जो है टोटल है 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हुए। जितने भी आपके न्यूमेरिकल के चैप्टर थे वो अपन ने सारे कर लिए। अब इसमें से कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल बचे हैं, सेकंड ऊर्जा और कोटि पे है, तो वो बेसिक से कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको करवा दिए जाएंगे। बाकी जो है न्यूमेरिकल के पार्ट जो है आपके केमिस्ट्री में इन 4 पार्टों से न्यूमेरिकल बनते हैं और वो पार्ट आपको जो है काफी समय लेकर के चारों पार्ट आपको कंप्लीट करा दिए। अब आगे जो चैप्टर बचते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाओं के और पूरे थ्योरेटिकल है आपके चैप्टर बचते हैं, जिनमें आपको जो है कुछ आपकी थ्योरी है वो आपको याद करनी, बार बार जो है आपको प्रैक्टिस करके उसको रिवाइज करके याद रखना है। और कुछ जहां पर चैप्टर है आपके 3-4 चैप्टर और ऐसे हैं जिनको आपके समझाने वाले चैप्टर हैं, तो उनको भी अच्छे से आपको जो है समझ करके और तैयार करना है। तो 4 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखो जो है अब कोरोना काल था, उसके कोरोना काल में आपको जो है जितने भी हमारी तरफ से स्कूल की तरफ से जो है संभव हुआ है आपको जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो जो है सुचारू रूप से नियमित रखे और आपको जो है ताकि आपकी जो है पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो, उसके लिए जो है स्कूल ने आपका पूरा प्रयास किया है और आगे भी जो है अपन है इनको निरंतर रखेंगे। उससे पहले जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जो है नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार है जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो आपकी जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो आपकी जो 21 तारीख से प्रारंभ करने के लिए बोल रहे हैं। तो 21 तारीख से जो है आपकी कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे जितने भी आपके जो है अभी 21 तारीख तक के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आपकी जो ये ऑनलाइन कक्षाएं उन पर एक बार अपन जो है विराम लगा रहे हैं। और जो है जैसे ही आपकी जो है स्कूलें आपकी जो है खुलती है केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार या राज्य सरकार जो भी आदेश या गाइडलाइन देती है, तो वैसे ही आपकी ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो आपकी प्रारंभ हो जाएगी। 4 चैप्टर आपके हो रखे हैं, तो अगर पूरा ऐसे नहीं पूरा चैप्टर तो आपका खत्म करेंगे नहीं, सिलेबस से इसमें से टॉपिक हटा देंगे। तो जो टॉपिक आपके हटाए हैं उनको वो आपके तैयार हो गए आगे काम आएंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक जो अपने छोड़ रखे हैं नहीं हटाए तो उनको दोबारा से करवा देंगे और अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो वो सारी चीजें यानी कि आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। तो बाकी की जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो आपकी नए सिरे से जब भी आपकी प्रारंभ होगी उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे या चैनल पे आपको जो है उसके बारे में सूचना है प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनको जो है रिवाइज करके जो है रखना है, ताकि जैसे ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो तो आपकी क्या हो वो सारे चैप्टर है उनमें जो भी आप डाउट हो वो आप उनके डाउट क्लियर कर सको। और फिर उनके साथ में जैसे ऑफलाइन कक्षाएं आपकी जो है सत्र प्रारंभ होता है तो आपका इन जितने भी चैप्टर करवाए हैं जिन जिन सब्जेक्ट में उनका भी आपका जो है विषय का सारे जो है चैप्टर है उनका आपका टेस्ट भी रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीछे के जो भी वीडियो हैं उस पार्ट से संबंधित वो सारे वीडियो को इन दिनों में जो आपके पास में 15-20 दिन का टाइम है उनमें उन सारे टॉपिक को आप वीडियो को देख करके दोबारा रिवाइज भी कर लेना है। तो बाकी की चर्चा है अपन जो है आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।